आप सभी का एक बार फिर से मेरे वीडियो में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जातिगत जनगणना के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। देखिए, ये राजनीति ही सब कुछ करवाती है और ये जो नाम दिया जा रहा है जातिगत जो है जनगणना, ये नाम देना सही नहीं है। और जनगणना तो होती आई है हमेशा से, और उससे भी ये हमेशा रेशियो जो है निकाला भी गया है कि जो है किस जात के लोग ज़्यादा हैं, क्या कैसे कम हैं, उनकी जो है दशा कैसी है। तो वैसे भी जनगणना में सब मालूम हो जाता है। तो इसको जातिगत नाम देना ये गलत है। इससे होता है कि समाज में भेद, बिगाड़, है ना, और आगे चल कर के जो है बंटवारे की भी समस्या आ सकती है। अपने अपने हक की सब मांग करेंगे, अपने अपने जो है क्षेत्र की मांग करने लगेंगे। सभी का अपना अपना एक वजूद स्थापित करने की जो है मांग बढ़ जाएगी। आप लोगों को ध्यान होगा, इतिहास में 1872 में पहली जनगणना कराई गई थी, लेकिन वो संपूर्ण नहीं थी। लेकिन पूरे भारत में पहली जनगणना 1881 में कराई गई थी, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। इस जनगणना का सारा ब्यौरा जो है समाचार पत्रों के माध्यम से निकाला गया था अंग्रेजी शासनकाल में। और समाचार पत्रों में ये भी निकाला गया कि किस धर्म के लोग किस भाग में, हिंदुस्तान के किस भाग में किस धर्म के लोग ज़्यादा हैं। जो न्यूज़ में निकाला गया कि बंगाल वाले क्षेत्र में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, उत्तर पश्चिमी जहाँ पाकिस्तान है, सीमा प्रांतों में, वहाँ पर मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है। बाकी में हिंदू हैं और कुछ में हिंदू मुस्लिम दोनों का मिश्रण है, मिली जुली जो है जनसंख्या है। तो इस प्रकार से जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, ये एक संकेत गया कि आप कहाँ पर ज़्यादा हैं और अपनी मांग करो और अपने को खुद को अलग करने की एक चाह जो है पैदा करो। तो ये एक राजनीति का हिस्सा था, देश को बांटने जो है धर्म के आधार पर लोगों में जो है वोट डालो और राज करो की नीति का ये एक हिस्सा था जो जनगणना कराई गई थी। तो इस प्रकार से बाद में क्या हुआ, आप लोगों ने अगर इतिहास पढ़ा है तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई ढाका में, वही बंगाल में जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है। और इसी मुस्लिम लीग को प्रेरित किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। तो मौर्य मिंटो सुधार लागू हुआ 1909 में। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग की मुस्लिम लीग ने, सरकार ने उसको मान भी लिया। मतलब कि जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ पर जो है मुस्लिम प्रतिनिधि को ही चुनाव में खड़े होने की केवल छूट होगी, और उसको चुनेगा कौन? मुस्लिम जो मतदाता है, केवल वही लोग। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी वहीं को लेकर के पाकिस्तान की मांग उठने लगी थी। तो बढ़ावा दिया गया, उनको सबको जानकारी हो गई कि हम कहाँ पर ज़्यादा है। तो जानकारी जहाँ हो गई कि हम कहाँ पर ज़्यादा हैं, तो हम वहीं की मांग करने लगेंगे और वहीं पर अपना एक वजूद हम ढूंढने लगेंगे। और यही हुआ कि बाद में कि हिंदुस्तान का बंटवारा हो ही गया, बांग्लादेश बन गया और पाकिस्तान बन गया, भारत के टुकड़े हो गए। तो इसी प्रकार से ये जो जातिगत जनगणना है हो रही है, तो क्या ये समाज में भेद नहीं पैदा करेगी कि हम कहाँ पर ज़्यादा हैं, हमारी दशा कैसी है, इस दशा के लिए जिम्मेदार कौन है। तो इस प्रकार से समाज में भेद जो है पैदा हो सकता है। जैसे भारत बन गया, जैसे भारत का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना। तो आगे चल कर के कहीं जाति के आधार पर बंटवारे की मांग ना जो है उठने लगे। तो इसको जातिगत नाम देना ये गलत है। क्यों नाम दिया जाए? माना कि भारत विविधताओं वाला देश है, लेकिन हमको संगठित होकर के रहना है, और इस तरीके के नाम दे देना ये गलत है। जनगणना तो हमेशा से होती आई है, तो इस तरीके के नाम दे करके हम जो है अपनी राजनीति तो जो है चमका सकते हैं, लेकिन नुकसान इसमें आम जनता का है। भेदभाव की भावना पैदा होगी, ईर्ष्या की भावना पैदा होगी। तो यही था जो मैंने आपको इस जातिगत जनगणना और जो 1881 में जो जनगणना हुई थी, कैसे लोगों में भेद पैदा किया गया था, कैसे लोगों को संकेत किया गया था कि आप कहाँ पर ज़्यादा हैं तो मांग करो। तो इस प्रकार से ये सब राजनीति का हिस्सा है जो है डिवाइड एंड रूल। ये नियम तो अंग्रेज़ों का था, तो लागू हो सकता है। तो और भविष्य में इसके क्या परिणाम होंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो इस तरीके के नाम देना गलत है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।